उनका बीपी है 190/110, काफ़ी बढ़ा हुआ बीपी है। सुबह सुबह उन्होंने अपना बीपी नापा, थोड़ा सा उनको घबराहट सी लगी, लगता है उनको कि हाँ बीपी बढ़ा हुआ है। उन्होंने नाप के देखा, मशीन थी घर में, 190/110 आया, भागी भागी आईसीयू में आई, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गई, हुई कि नहीं हुई? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी डिफाइन होती है कि जब एविडेंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हो अलोंग विद रेज्ड ब्लड प्रेशर। सिर्फ बीपी बढ़ा होना हाइपरटेंसिव इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ बीपी बढ़ा होना हाइपरटेंशन है। उनको सिर्फ घबराहट थी, लग रहा था कि बीपी बढ़ा है, दिस इज नॉट इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसे डिफाइन होगी? जब साथ में कुछ और भी चीजें हों, थंडर क्लैप हेडेक, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, रिपिंग चेस्ट पेन हो रहा हो जैसे आयोटिक डिसेक्शन का, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही हो, पल्मोनरी इडीमा हो रहा हो, पिंक फ्रोथी स्पूटम हो रहा हो, पेपिलिडीमा हो रहा है, सडनली विजन लॉस हो रहा है, यानी कि बीपी तो बढ़ा ही हुआ है, और वो बढ़ा हुआ बीपी जब ऑर्गन्स को किल कर रहा है, दैट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये हम आईसीयू सेटअप में भी हो सकती है, सीपी में भी हमको मिल सकती है। किताब कैसे डिफाइन करती है कि बीपी 180/120 है एटलीस्ट, मतलब सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है 180 से ऊपर, डायस्टोलिक 120 से बढ़ा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक चीज, और टारगेट ऑर्गन का डिसफंक्शन है जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, इनमें से कोई एक चीज ये हो तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। खाली घबराहट या पैल्पिटेशन इज नॉट इमरजेंसी। एनी केस यू हैव टू ट्रीट, बट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बाय डेफिनेशन इज दिस। किन किन केसेस में मिलती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी? एक तो कॉजेस होते हैं इसके न्यूरोलॉजिकल, अपन थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले नाम देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल में क्या? सबएरेक्नॉइड हेमरेज के साथ बीपी बढ़ा हुआ आता है, स्ट्रोक में पेशेंट बढ़ा हुआ बीपी लेके आता है, ब्लीड में बढ़ा हुआ बीपी लेके आता है। एक और चीज होती है हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। हम लोग बहुत बार बार इसको डायग्नोस करते हैं, पर इसका एक्चुअल डायग्नोसिस इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि जब ये प्रूव हो कि पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड है और वो अल्टर्ड सेंसोरियम केवल बीपी के कारण है, देन इट इज हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी, अदरवाइज इट कुड बी समथिंग एल्स। तो न्यूरोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं जिनमें बीपी बढ़ा हुआ मिले। वास्कुलर कॉजेज हो सकते हैं कि अयोर्टा डिसेक्ट हो गई, अयोर्टिक डिसेक्शन का बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, ईसीजी में चेंजेस होते हैं, बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, दिस कैन प्रेजेंट विद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और क्या कॉजेज हो सकते हैं? पेशेंट को एमआई हुआ हो, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट कैन कम विद अ वेरी हाई बीपी। और क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी कॉजेज, एक्चुअल रेस्पिरेटरी नहीं है, पल्मोनरी एडिमा, किसी का बीपी बहुत बढ़ा, साथ में उसकी कैपिलरीज लीक कर गई, बीपी 210/110 है और पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में है, दैट कुड बी अगेन प्रेजेंटिंग विद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। देन रीनल कॉजेज कुड बी देयर, अक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट्स दे प्रेजेंट विद हाई बीपी। और बहुत सारे कॉजेज हैं, प्रीएक्लेम्सिया है, रेटिनल हेमरेज है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह का कोई पेशेंट अपने पास आएगा, अगर स्टेबल है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, बल्कि उसके भी पहले हम तो चाहेंगे कि उसका पहले बीपी मैनेज किया जाए। इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम ऑर्डर करेंगे, क्या करवाएंगे? सीबीसी करा सकते हैं, बेसिक केमिस्ट्री करा सकते हैं, ताकि रीनल फेलियर के चांसेस खोजे जा सकें। ईसीजी करा लें, ट्रोपाइट्रोप्टी करा लें, सीपी कैम भी करा लें कि कहीं एमआई तो नहीं है। यूरिनरी एग्जामिनेशन में अपन देख सकते हैं कि प्रोटीनयूरिया, हिमैचुरिया तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं पल्मोनरी एडिमा ढूंढने के लिए, या बेड साइड अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं देखने के लिए कि कहीं एलवीएफ में तो नहीं जा रहा है पेशेंट। इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स हैं तो सीटी या एमआरआई कराएंगे अकॉर्डिंगली, ये देखने के लिए कि पेशेंट को क्या कॉज है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस कम सेकेंडरी, फर्स्ट टारगेट इज टू लोअर द बीपी। एंड कितना लोअर द बीपी? हमारा गोल है कि बीपी कम करना है, लेकिन बहुत फास्ट कम नहीं करना है। हम बीपी को स्लोली कम करेंगे। कितना स्लोली? 20 to 25% इन फर्स्ट आवर। यानी बीपी, अगर पेशेंट 200 का बीपी लेके आया है तो 20% होता है 40। हम घंटे भर में चाहेंगे कि उसका बीपी 1 घंटे में स्लोली 160 पे आ जाए। ऐसा नहीं कि 200 का लेके आया था, एंटीजी ठोक दिया, अब 100 का बीपी है ना। स्लोली डिक्रीज इट टू 160, 20% इन फर्स्ट आवर, देन इवन स्लोअर। कौन सा प्रेशर कम करना है? सिस्टोलिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क हमेशा जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेशर है उससे आर्टरी या वेन फटेगी। डायस्टोलिक प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है जब कोरोनरी सर्कुलेशन की बात होती है। मीन बीपी इंपॉर्टेंट होता है जब टारगेट ऑर्गन्स को परफ्यूज करने की बात होती है। लेकिन जहां ब्लीड के रिस्क हैं, चाहे आर्टरी डिसेक्शन हो, चाहे ब्रेन ब्लीड हो, सिस्टोलिक प्रेशर इज द थिंग यू हैव टू टारगेट। फिर अगर आईसीयू सेटअप में है, बड़ा अस्पताल है, आर्टीरियल लाइन डाल दो। अगर कुछ नाइट्रोप्रोसाइड जैसी चीजें देने वाले हो तो सेंट्रल लाइन भी डाल दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसा मैनेज करेंगे। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग टू लोअर द बीपी इज आइडियली बाय द बुक निकार्डिपिन। निकार्डिपिन स्टार्ट कर सकते हो आप 3 mg पर
पर आवर से टाइट्रेट करो और मैक्सिमम 15 mg तक जाना। अगर नहीं है तो दूसरा आइडिया, जो अपने छोटे से अस्पतालों की अगर बात करें तो निफेडिपिन पड़ी होती है, डेपिन का कैप्सूल तोड़ेंगे, उसको सबलिंगुअल डालेंगे, वो भी अच्छा काम करता है। मतलब जबान के नीचे डेपिन का एक 10 mg का कैप्सूल तोड़ के डाल सकते हैं बीपी कम करने के लिए। निकार्डिपिन इज ऑब्वियसली बेटर, बट इफ देयर इज नथिंग एल्स तो कम से कम ये कर सकते हैं। दूसरा, जो कॉज है उसके हिसाब से और भी दवाइयां ऐड होंगी। जैसे अगर आपका पेशेंट आयोटिक डिसेक्शन का है तो आयोटिक डिसेक्शन में आपका टारगेट है 120/60। 120 मतलब 120 से ऊपर बीपी नहीं जाना चाहिए और 60 से ऊपर हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आयोटिक डिसेक्शन के पेशेंट के लिए दोनों चीजें उतनी ही खराब है। अब इसमें आप हार्ट रेट भी घटाएंगे, बीपी भी घटाएंगे, तो पहली चॉइस आपकी हो गई बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आपको देना चाहिए एस्मोलॉल, लेबेटालॉल भी दे सकते थे, लेकिन लेबेटालॉल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल है, काफी समय तक रहता है, बहुत बीपी गिर गया तो संभालते नहीं बनेगा। दूसरी दिक्कत कि लेबेटालॉल में बीटा ब्लॉकेट प्रॉपर्टी ज्यादा है बजाय अल्फा ब्लॉकेट से, तो हार्ट रेट तो खूब कम हो जाएगा, बीपी उतना नहीं कम होगा। निकार्डिपिन ऐड कर सकते हैं आयोटिक डिसेक्शन के पेशेंट में, बीपी का टारगेट 120 से कम, लेकिन साथ में हार्ट रेट भी कम। अगर आपका पेशेंट कोरोनरी का है, एमआई लेके आया है, उसका बीपी कम करना है तो एनटीजी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है, आपने दिया और 2 मिनट में बीपी कम, और 2 मिनट के बाद अगर असर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप एनटीजी स्टॉप कर देंगे, उसका इफेक्ट चला जाएगा। अगर पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में है, ऐसे में एनटीजी बड़ी काम की चीज है। इवन बाईपैप लगाने से भी ओवरऑल पेशेंट का पिक्चर इंप्रूव होता है। रीनल पेशेंट्स में एक अनकॉमन दवाई है फेनाल्डोपाम, मिलती आसानी से नहीं है, पर किताब रिकमेंड करती है कि फेनाल्डोपाम शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, बट नहीं है तो निकार्डिपिन, निफेडिपिन की तरफ हम जा सकते हैं। यहाँ जिस हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं वो ओपीडी का हाइपरटेंशन नहीं है कि व्यक्ति हमारे पास रेगुलरली ओपीडी में आता है, उसका बीपी बढ़ा रहता है। ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। और प्रीएक्लेम्सिया में मैग्नीशियम दिया जाता है, अगेन वो एक टोटली स्पेसिफिक चीज है। शाजी मैम कभी आपको प्रीएक्लेम्सिया डिटेल में पढ़ाएंगी। अब हम बात करते हैं न्यूरो के साथ जो हाइपरटेंशन आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट आया, उसको या तो हेमरेज हो रहा है या स्ट्रोक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं बीपी कम करो, लेकिन 140 से ज्यादा मत करना, 100 से कम मत करना। उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। 4 कैटेगरीज हो सकती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। सबएरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो सकता है और एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। हर एक में हमारे बीपी के गोल्स क्या रहेंगे और चॉइसेस क्या रहेंगे, इस पे बात करते हैं। सबएरेक्नॉइड हेमरेज, ब्रेन में ब्लीड हुआ है, आप चाहोगे कि बीपी तुरंत कम किया जाए। पेशेंट को मान लीजिए 210 110 का बीपी लेके आया है, सबएरेक्नॉइड हेमरेज है, और ऐसे में आप चाहोगे कि उसका बीपी 140 से कम किया जाए और क्विकली कम किया जाए। इसमें आप घंटों नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि अगर री रप्चर हो गई तो मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। निकार्डिपिन अगेन हमारी फर्स्ट चॉइस है, इन्फ्यूजन लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो निफेडिपिन देंगे। दूसरी चॉइस हमारी लेबेटालॉल है, लोबेट, लाबेटा, जो भी नाम से मिल जाए आपको। फिर नाइट्रोप्रोसाइड और एनटीजी जैसी चीजें सबएरेक्नॉइड हेमरेज में नहीं देनी है। सबएरेक्नॉइड हेमरेज हुआ। दूसरा कॉज हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, सर में चोट लगी, एसडीएच हो गया या कुछ भी हुआ, आपके पास आया है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, 70 साल के बाबा हैं, गिर गए थे, वारफेरिन खा रहे थे, सबडूरल हिमैटमा लेके आए हैं, क्या करेंगे? 210 110 का बीपी है। इनमें आपका टारगेट एकदम से बीपी घटाना नहीं है। यहां आप चाहोगे कि इनका सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, कम से कम 50 to 60 रहे। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? मीन आर्टीरियल बीपी माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो सीपीपी बढ़ा रहे, इसके लिए आप चाहोगे कि ओवरऑल बीपी भी कम तो हो, लेकिन बहुत कम नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि आर्टरी बेचारी चाह रही है कि ओपन रह जाए, ब्लीड के कारण ऑलरेडी डैमेज हो रहा है, उसमें यदि आपने हाइपोटेंशन करके इश्चीमिया और कर दिया तो स्ट्रोक हो जाएगा पेशेंट को। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में आपको बीपी कम करना है, लेकिन बड़ी बड़ी दवाइयां देने की बजाय थोड़ा सा फेंटानिल दे सकते हो। वैसे ही पेशेंट पेन में है, पेन के कारण बहुत सारा बीपी बढ़ा हुआ है, फेंटानिल या इस तरह की कोई चीज देके आप उसका बीपी कम कर सकते हो 20 to 30%। फिर कभी भी बहुत तेज और बहुत ज्यादा बीपी नहीं गिराना है। सबएरेक्नॉइड हेमरेज में हम चाहते हैं कि क्विकली नीचे कर दें, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में स्लोली फेंटा देके, एनाल्जेसिया देके उसका बीपी कम करेंगे। सिस्टोलिक बीपी, किताब कहती है कि सिस्टोलिक बीपी 100 से ज्यादा रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 तक लाके रखना है। इसका मतलब ये कि 100 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। यदि उससे भी कम है तो बीपी बढ़ाने का सोचेंगे रादर देन और कम करने के। यदि किसी का 80/50 है तो हम थोड़ा सा फ्लूइड देना चाहेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले को, कि उसको इश्चीमिया ना हो जाए साथ में। अब अगर
ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है लेकिन कोई सबड्यूरल हेमाटोमा नहीं है या इस तरह का कोई ब्लीड नहीं है, सीटी नॉर्मल है लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस है, ग्लासगो कोमा स्केल 6 का है, बीपी 210/110 है। अब ये हो सकता है कि डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो, इसको हम क्या करेंगे, यहां भी हम पेन को ट्रीट करने की चीजें देंगे, फेंटानिल वगैरह देंगे, बीपी को 180 के नीचे लाएंगे लेकिन एकदम बहुत नीचे नहीं लेके आएंगे। अगेन फेंटानिल जैसी चीजें देके बीपी कम करेंगे 20 to 30%, थोड़ा सा लेबेटोलॉल यूज कर सकते हैं बट अगेन वी वोंट गो टू फार टू फास्ट। अक्सर GCS 6 है तो मोस्टली पेशेंट इंट्यूबेट हो जाएगा, इंट्यूबेशन के बाद इंट्यूबेशन के कारण भी बीपी बढ़ता है तो थोड़ा सा सिडेशन एनाल्जेसिया अच्छे से देना है कि बीपी कंट्रोल रहे। बट अगेन टारगेट हमारा क्या होगा, 120, 130, 140, वी डोंट वांट टू गो टू 90/50। और एक क्या चीज हो सकती है, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, यहां हम सबएरेक्टॉइड नहीं कर रहे, सबड्यूरल नहीं कर रहे, ब्रेन ब्लीड है, बेसल गैंग्लिया ब्लीड है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया है स्ट्रोक टाइप का पिक्चर लेके, 60 साल की आंटी है, एंटीप्लेटलेट खाती थी, 190/110 का बीपी है, बेसल गैंग्लिया में ब्लीडिंग हो रही है, यहां उसको सीवियर हेडेक है। अब आप चाहोगे कि उसका बीपी तुरंत कम किया जाए, सबएरेक्टॉइड हेमरेज तुरंत कम करो, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज तुरंत कम करो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी स्लोली कम करेंगे। फिर कितना नीचे लाना है, उसको 180 से नीचे रखना है या 140 से नीचे रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, मान लीजिए कि वो 220 के बीपी पे रहता है तो उसका बीपी हम 180 से नीचे रखेंगे। अगर कोई पेशेंट आपका कंपैरेटिवली हेल्दियर पर्सन है जिसका नॉर्मल बीपी भी कभी 170, 180 से ऊपर नहीं गया, ऐसे पेशेंट को हम 140 से नीचे ले जाएंगे। सो कीप देम वेयर दे लिव, जहां पे अगर वो 220 वाले हैं तो 180 में रखेंगे, 170 की रेंज वाले हैं तो 140 तक का टारगेट रखेंगे, लेकिन स्टिल क्विकली ब्रिंग डाउन बट डोंट ब्रिंग इट टू डाउन। निकार्डिपिन अगेन हमारी फर्स्ट चॉइस है, लेबेटोलॉल है, कुछ नहीं हो तो निफिडिपिन दे सकते हैं। एनटीजी इज नेवर अ गुड चॉइस टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लीड छोटी है तब भी देना है, हाँ तब भी आपको बीपी कम करना ही है क्योंकि वो छोटी ब्लीड एक्सपैंड होती है हाइपरटेंशन के साथ। चौथी और आखिरी चीज जो है वो है एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें कि बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, मान लीजिए कोई बाबा आपके पास आया, 65 साल का है, उसको हेमिप्लेजिया है, उसका बीपी अगेन 210/110 है। यहां आपके टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि बीपी आपको हायर साइड रखना है। हायर साइड मतलब 210/110 नहीं रखना है, पर एटलीस्ट 140-150 का रखना है। क्यों, क्योंकि एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक क्यों हुआ, क्योंकि एक छोटी सी आर्टरी थी जो ब्लॉक हो गई और ब्लॉक होने के कारण आगे ब्लड जाना बंद हो गया। तो इन्फार्क्ट के 2 या 3 जोन्स होते हैं, एक बाहर की जोन होती है जो पेनम्ब्रा होती है, वो पेनम्ब्रा जोन परफ्यूज हो रही है कोलेट्रल्स से, आपको उसको परफ्यूज होने देने के लिए एक परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करना है। तो बीपी 210 से डिक्रीज करेंगे पर अगेन 140 के आसपास तो रखेंगे ही। तो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं इसको, सबएरेक्टॉइड हेमरेज लेस देन 140 लाना है, क्विकली लाना है, निकार्डिपिन या लेबेटोलॉल देके। ट्रॉमेटिक है 100-110 से ऊपर रखना, अगेन 120-130 रख सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है विदाउट हेमरेज, इतना हाई रखना है कि परफ्यूजन मेंटेन होता रहे। लेबेटोलॉल और बड़ी बड़ी चीजें देने की बजाय पहले फेंटानिल से कम करेंगे। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है, क्विकली नीचे लाएंगे, लेबेटोलॉल देके लाएंगे। अगर बहुत ही हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो 180 के नीचे लाएंगे, कम हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो 140 के नीचे ले आएंगे। अक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में 180 से कम करना है लेकिन फिर भी हायर साइड पे रखना है। मिसेस शर्मा का क्या करना है, मिसेस शर्मा 190-110 का बीपी लेके आई थी, पर उनको घबराहट थी, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं था, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे आगे के लिए, पर उनका बीपी हमें सडनली नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। उनका बीपी हमें ऐसा नहीं कि उनको अभी हाल स्ट्रोक होने वाला है, उनको हमें आउट पेशेंट लेवल पे मैनेज करना है, उनकी दवाइयां एडजस्ट करनी है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है बट शी इज नॉट इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, उन्हें आपको भर्ती नहीं करना है। 190-110 के हर मरीज को भर्ती करने लगेंगे तो अस्पताल में जगह नहीं बचेगी, उसे आपको ओपीडी बेसिस पे मैनेज करना है, उसके एंटी हाइपरटेंसिव एडजस्ट करने हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 डेज फिर से कॉल करना है। घर में रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करनी है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, काउंसलिंग करनी है कि रात की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, नहीं तो कोई एक नींद की दवा ऐड कर दें। हाइपरटेंशन है, इमरजेंसी नहीं है। स्लोली ओवर द डेज ऑन एन ओपीडी बेसिस मैनेज करेंगे। अगेन लेक्चर 15 मिनट्स का हुआ है बट आई गेस कि 10 to 15 मिनट्स तो जाएगा ही। तो आज के लिए इतना ही, इसके रिव्यूज हम ऐप में डालेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू।